नमस्कार मित्रों, आज बात कर लेते हैं कुछ एक स्थलों की। कुछ एक स्थान ऐसे हो जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक स्थायी हिस्सा बन जाते हैं, और कई बार वो स्थान जो हैं वो अपनी जो उनकी मूल पहचान है इसको भी गड़बड़ कर देते हैं। और मूल पहचान को गड़बड़ कर देना ये बड़ा विचित्र तो लगता है, लेकिन सिवाय इसके चारा नहीं है। मैं आपको एक स्थान का उदाहरण दे रहा हूँ। स्थान है चांदनी चौक। और चांदनी चौक नई दिल्ली ये एक पता है बहुत सारे साहित्यिक विभूतियों का भी पता रहा है। ये मसलन गालिब की हवेली, वहीं चांदनी चौक का एक कूचा और गालिब की हवेली, फतेहपुरी मस्जिद, हर चीज़ के साथ कटरा शब्द जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ चीज़ें गालिब के ज़माने में चली या कुछ उसके बाद या उससे पहले क्या क्या थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। ज़्यादा महत्वपूर्ण उससे पहले का भाग भी है। शुरुआती ज़िंदगी चांदनी चौक की आम आदमी के लिए नहीं थी। आम आदमी के लिए ये बिल्कुल नहीं थी। और आम आदमी अब वहाँ का राजा है, वहाँ सब कुछ पूरा उसका राज चलता है, ये बात अलग है। लेकिन ये विशेष रूप से आरक्षित थी राज परिवार के लिए। चांदनी चौक में मित्रों एक बीच में एक छोटी सी नहर हुआ करती थी, और उस नहर के किनारे मुग़ल शहज़ादी जहाँ आरा भी बोलते हैं उसको, वो अक्सर पानी में हाथ डालते हुए लहरों को हिलाते हुए कोई ना कोई चीज़ गुनगुनाती रहती थी। कभी अपनी गज़ल, कभी अपनी कोई कृति, कभी अपने समकालीन किसी भी अन्य शायर की कृति। ये उसका एक शक्ल था। और वो ज़िंदगी को इस तरह से लेती थी कि उस छोटी सी नहर में बहुत सारे फूल भी तैरते थे, बहुत सारी नकली किस्म की कश्तियाँ भी तैरती थी, बहुत कुछ था जो ज़िंदगी में थकन, उदासीनता, कुंठा, हताशा, इन सब को अपनी आगोश में ले लेता था। बहुत कुछ था ऐसा। और उसके बाद सिलसिला हुआ खाने पीने का। जब भी कोई खाने पीने की बात चलती हो तो चलो पराठे वाली गली में चले। पराठे वाली गली कहाँ है? चांदनी चौक में है। और पराठे वाली गली का ऐसा एक नखरा कि यदि वो पत्तल में आपको देगा पराठा, और पत्तल का जो पराठा है उसका भी नियम है कि पत्तल का पराठा खाकर आप उसको वहीं मेज़ पे या वहीं छोटी सी जो आपको तिवाई मिलती है वहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। वो स्वयं आपको उठाना पड़ेगा और कूड़ेदान में डालना पड़ेगा। ये नियम वहाँ का बरसों तक चलता रहा है। पराठे अपने स्वाद के बनवाइए, वो कोई ऐसा ही बात नहीं है, उसके लिए वो पूरा तैयार है हर चीज़ के लिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसके अपने कायदे कानून हैं, मेज़बानी के भी और मेहमान के लिए भी। और उन कायदे कानूनों का उल्लंघन वो जो पराठे बनाने वाला व्यक्ति है वो भी नहीं होने देता। और ये सिलसिला आगे चला जाता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलियों तक जहाँ सबसे पुराने देश के सबसे पुराने प्रकाशक, सबसे पुराने स्टेशनर्स सारे के सारे दड़बों में घुसे बैठे और वहीं से किताबें धड़ाधड़ छप रही हैं। साहित्य के विषय से लेकर संगीत के पुराने गहन, शास्त्रीय संगीत के गहन विषयों तक, और ज्योतिष पर, ये सारी की सारी दुर्लभ किताबें एक ही स्थान से अगर आपने प्राप्त करनी है तो आपके लिए पता एक ही है, चांदनी चौक। और चांदनी चौक में दरीबा कला और ये सारी जो कलाएं हैं जो अलग अलग नामों से हैं, तो वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएंगे। और ये नहीं कि यहाँ सिर्फ किताबें बेचने वाले प्रकाशक ही बैठते रहे हैं, यहाँ पर लेखक भी आके बाकायदा गुहार लगाते रहे हैं, कभी किसी प्रकाशक के द्वार पर, और प्रकाशक अपनी शर्तें उनको सुना रहे हैं। और कभी वो अपनी मूल स्क्रिप्ट जो है, मूल पांडुलिपि, कोई प्रकाशक, कोई लेखक, कोई किसी प्रकाशक को औने पौने दांव में भी दे रहा है। और कोई प्रकाशक ऐसे भी हैं जो स्पष्ट रूप से उसे कहते हैं कि ये इतना पैसा मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारा छापूंगा, वरना नहीं छापूंगा। और कई जगह ऐसा भी है जबकि लेखक ये भी पेशकश कर रहा है, भाई किसी के नाम पे छापो, मेरे नाम पे भले ही ना छापो, मुझे आज ज़रूरत है 10, 20, 50, 100 की,
वो ज़रूरत के पैसे मुझे दे दो और ये पकड़ो पांडुलिपि, और जहाँ मेरे दस्तखत करवाने हैं वहाँ करवा लो। उस वक्त उन लेखकों का भी हाल यही था कि अपनी मजबूरियों से विवश होकर, अपनी आर्थिक जो दबाव थे उनसे विवश होकर वो लोग किसी भी तरह की शर्तें स्वीकार करने को तैयार हो जाते थे। कलम का आदमी और कर भी क्या सकता है कि सिवाय। और इसी चांदनी चौक में गुलशन नंदा, अपने वक्त के दत्त भारती, ये सारे के सारे यहीं पर ही आते रहे हैं। और उसके बाद जो इसका महत्व ज़्यादा गूंजा वो स्वाधीनता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। स्वाधीनता संग्रामियों की और क्रांतिकारियों की, और यहाँ तक कि जो अहिंसक आंदोलन करने वाले जो महात्मा गांधी के मार्ग के पथिक हैं, उनकी सबकी गुप्त बैठकें इसी चांदनी चौक में हुआ करती थी। कभी चांदनी चौक की पहचान सिर्फ शीशगंज गुरुद्वारा था, या कभी चांदनी चौक की पहचान सिर्फ घंटे वाला हलवाई हुआ करता था। ये सारी पहचानें अब तो गुरुद्वारा ज़रूर कायम है, वो स्मृति अभी लोगों के जहन में इतनी प्रगाढ़ता से, इतनी गाढ़ी स्याही से, रक्त की स्याही से अंकित हो चुकी हैं कि वो तो बनी रहेगी। लेकिन बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कभी किसी भाई मतीदास को आरे से चीरा गया तो वो भी यहीं पर, कभी किसी और को दंड मिला तो वो भी यहीं पर, कभी दारा शिकोह को दंडित किया गया तो वो भी इसी बाज़ार में, और कभी बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों के सर काट के लगाए गए तो भी वो भी लाल किले के बिल्कुल सामने पड़ते इस बाज़ार में। मतलब कोई भी इतिहास का ऐसा हादसा नहीं है जिसमें क्रांतिकारियों की मीटिंग्स भी शामिल हैं, अदीबों की सभाएं भी शामिल हैं, मुशायरे भी शामिल हैं। यहाँ तक कि मैं ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन कुछ एक कूचों में जो कोठों का काम है वो भी चलता था एक भद्र समाज की तरह से। ये नहीं था कि इसे आप देह व्यापार का अड्डा, ये कभी नहीं रहा। लेकिन क्लासिकल सॉन्ग्स, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन, वो भी यहाँ की हवेलियों में अक्सर कायम रहा है, उसका भी प्रभुत्व कायम रहा है। और बाकी खूबसूरत कपड़ों की, जरीदार साड़ियों की दुकानें, वो भी इसी बाज़ार के कूचों में फैली रही हैं। और अब भी किसी को कोई दुर्लभ चीज़ तलाश करनी होती है तो चांदनी चौक के दरवाज़े पर आकर दस्तक देता है। तो ये विचित्र है मित्रों, ये बाज़ार, और ये शुरुआत इसकी होती है परिंदों के अस्पताल से, लाल किले के बिल्कुल सामने। और ये इसकी जो ख़त्म होता है ये सिलसिला, ये फ़तेहपुरी मस्जिद के आसपास जाकर ख़त्म होता है। बीच में बड़ा कुछ आता है, बहुत सारे कूचे आते हैं, और सभी कूचों का कोई ना कोई संबंध इतिहास से, अदब से, प्रकाशन से, कलाओं से जुड़ा होता है। अगर आपको कोई दुर्लभ संगीत की पुस्तक चाहिए, या क्लासिकल संगीत के अलावा यदि आपको ज्योतिष की बहुत बड़ी पुरानी पुस्तक चाहिए तो आपको मोतीलाल बनारसी दास, कुछ एक नाम ऐसे हैं जो हम लोगों की ज़बान पे चढ़ गए हैं। और पहले एक वक्त था कि जब जितने भी बड़े सारे के सारे प्रकाशक, सबका ये एक ही पता होता था, और अक्सर चांदनी चौक, दिल्ली 6 ये सब के नीचे लिखा होता। अब दिल्ली 6 तो कोई नहीं जानता, पिन कोड देना पड़ता है, और पिन कोड जो है वो सबके पास ना तो याद रहता है। अब उसी पते पर ही मामले चलते हैं। बीच में एक जो निगम का कार्यालय था, विक्टोरिया की मूर्ति थी, बहुत कुछ था इस बाज़ार में। इस बाज़ार में जहान आरा, बेगम जहान आरा से लेकर और ज़फ़र के ज़माने और उसके बाद के ज़माने तक की यादें, और उनके बीच में कहीं ना कहीं एक और युग की दास्तानें, वो भी अब तक उसकी निशानियां मौजूद हैं। और वो दास्तानें थी ट्राम की, कि ट्राम सेवा वो या तो कलकत्ता में थी या चांदनी चौक में। ट्राम अब तो नई पीढ़ी को याद भी नहीं कि ट्राम क्या होती है। बसनुमा सवारी, बीच में रस्सी की डोरी से बंधी हुई एक घंटी, और उसके अलग अलग स्टेशन, बड़ी धीमी चाल से चलती हुई शुरुआत उसकी वो परिंदों के अस्पताल से, बर्ड हॉस्पिटल से, और उसके बाद वो फतेहपुरी तक ट्राम चलती थी।
उस ट्राम में चढ़िए उतरिए, दोनों काम आपके लिए आसान है। चलती हुई ट्राम में भी चढ़ सकते थे और उन ट्रामों के बिल्कुल बीच में बहुत सारे रूमानी किस्से भी बड़े काफ़ी ज़्यादा संपन्न हुए और बहुत सारे शायरों ने भी ट्राम्स में सफ़र किया और उनके ऊपर नज़में भी लिखी। ऐसी एक नज़्म जानिसार अख्तर ने भी लिखी थी, यद्यपि उसमें वो एक कल्पना लोक में ट्राम का जिक्र नहीं करते, वो चली आ रही गर्ल्स कॉलेज की लारी के नाम से। आपने कभी याद हो तो उसको पढ़ देखिएगा। चली आ रही गर्ल्स कॉलेज की लारी, किसी की ज़ुबां पर मोहब्बत के दोहे, सखीरी ये जीवन पिया बिन न सोहे। तो ऐसी हल्की रूमानी बातों से लेकर पुख्ता आईटी स्टूडेंट्स तक की जो बहस है आईटी की दुनिया की, सभी इन्हीं बसों में, स्थानीय बसों में, स्थानीय ट्राम सेवा में, और वही नज़ारे जो हैं रिक्शाओं के, ऑटो रिक्शाओं के और चौपहिया ऑटो रिक्शाओं के, ये सारे के सारे इसी बाज़ार में सब कुछ होता था। और इसकी मोती मस्जिद, मोती महल, सिनेमा और बहुत सारे जो सिनेमा हॉल जो उसी बाज़ार में शामिल रहे हैं, अभी उनकी निशानियां कायम हैं, वो सभी क्रांतिकारियों के अड्डे होते थे। तो इस प्रकार से मित्रों बहुत दिलचस्प है इसकी दास्तान। कभी चांदनी चौक को भी मौका दीजिए अपनी आत्मकथा लिखने का। शुक्रिया।